21वीं सदी की सबसे बड़ी वबा। आज से तकरीबन 95 साल पहले एक जंग शुरू हुई थी जिसमें एक तरफ इंसान थे और दूसरी तरफ बैक्टीरिया। इस जंग में इंसानों का सबसे बड़ा हथियार था एंटीबायोटिक्स। वो जरासीम का शतव्याज, ज़्यादातर बैक्टीरिया के लिए जरासीम का शतव्याज, जो बड़ी सफाई से इंसानी खूलियों को बचाकर बैक्टीरिया के खूलियों को मार देती थी या इनकी ग्रोथ रोक देती थी, जिसने दूसरी जंग अजीम के साथ साथ दुनिया भर की जानलेवा इन्फेक्शन के खिलाफ हमारी मदद की। साथ ही मेडिकल साइंस ने तरक्की की और हमने खुद से एंटीबायोटिक्स बनाना शुरू की। लेकिन इस जंग में बैक्टीरिया ने भी अपना दिफा शुरू कर दिया। ये दिफा था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की सूरत में, यानी बैक्टीरिया ने साल एंटीबायोटिक का सामना करके कुछ ऐसे तरीके निकाल लिए जिनसे कि वो एंटीबायोटिक से बच सकें। ये बात आपने शायद पहले भी सुनी होगी, लेकिन मामला इतना ख़राब हो चुका है कि WHO की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 7 लाख इंसान एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से मर जाते हैं और 2050 में ये तादाद 1 करोड़ सालाना तक पहुंच जाएगी। साथ ही 2030 तक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से 2.5 करोड़ लोग इंतहाई गुर्बत में जा सकते हैं। सवाल ये है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इतनी तेज़ी से क्यों फैलता है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि बैक्टीरिया जब कहीं इन्फेक्शन करता है तो वहाँ बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, एक ही किस्म के लेकिन तादाद में ज़्यादा। इन सब बैक्टीरिया की जीनियाती मादे में म्यूटेशन आने का अमल जारी होता है, यानी इनके जीनियाती मादे में तब्दीलियाँ जारी हैं, जिस वजह से इनमें मुख्तलिफ खसूसियात आती हैं। फ़र्ज़ करें कि इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए आपने एंटीबायोटिक ली और हर एंटीबायोटिक का काम करने का एक मखसूस तरीका होता है। फ़र्ज़ करें कि इन्फेक्शन में मौजूद किसी बैक्टीरिया में एक ऐसी जीनियाती तब्दीली आई कि इसमें कुछ ऐसी खसूसियात पैदा हो गई कि अब वो एंटीबायोटिक इस मखसूस बैक्टीरिया पर असर नहीं कर रही या कम असर कर रही है। बैक्टीरिया काफ़ी तेज़ी से अगली नस्ल पैदा करता है, तो इस बैक्टीरिया की अगली नस्ल में भी जीन के ज़रिए वो खसूसियात मुंतकिल हो गई। साथ ही बैक्टीरिया अपना DNA अपने साथ वाले बैक्टीरिया से भी शेयर करता है, तो एक बैक्टीरिया से दूसरे को भी वो जीन मिल गई जो एंटीबायोटिक को बेअसर करती है। यूँ ऐसा ऐसा बहुत से बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक के असर से बचने के काबिल हो गए। अब ये बैक्टीरिया अगली बार इसी आदमी या इस आदमी से किसी दूसरे मुंतकिल होकर इन्फेक्शन की वजह बनेंगे, तो पहले वाले एंटीबायोटिक यहाँ फेल हो जाएगी और ये इंतहाई सादा ज़बान में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। लेकिन इसको इस हद तक शदीद बनाने में अहम इंसानों का बड़ा हाथ है। फ़र्ज़ करें कि मुझे एक इन्फेक्शन हुआ और मेरे डॉक्टर ने मुझे 7 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स दिया, लेकिन मेरी तबीयत बेहतर होगी और मैंने 4 दिन बाद ही एंटीबायोटिक लेना बंद कर दी। अब मेरे जिस्म में इन्फेक्शन के ज़्यादातर बैक्टीरिया मर चुके हैं, लेकिन अभी वो बच्चे हैं जिनके पास पार्शियल रेजिस्टेंस था, यानी इन्होंने अभी पूरी तरह से इस एंटीबायोटिक के खिलाफ मदाफ़ियत डेवलप नहीं की थी, लेकिन वो इतने मजबूत हो गए थे कि सिर्फ 4 दिन एंटीबायोटिक लेने से वो मरे नहीं। इन्हें मारने के लिए 7 दिन का कोर्स ज़रूरी था। मुस्तकबिल में ये बैक्टीरिया पूरी तरह से मदाफ़त हासिल कर सकते हैं और मेरे जिस्म से किसी और के जिस्म में मुंतकिल हो सकते हैं। ऐसी सूरत में मेरी लापरवाही की वजह से किसी को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की इन्फेक्शन होगी। दूसरी सूरत हाल इसके उलट है, इसमें एंटीबायोटिक का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ये हमारे मुल्क में बहुत आम है। हल्की सी इन्फेक्शन हुई तो सेहतमंद इम्यून सिस्टम होने के बावजूद खुद से ही एंटीबायोटिक ले ली, और इन्फेक्शन हुई भी ना हो, कहीं वैसे ही दर्द हो तब भी एंटीबायोटिक ले ली। हमारे डॉक्टर हजरात भी एंटीबायोटिक का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या फिर मामूली सी इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा एडवांस लेवल की एंटीबायोटिक्स लेने से मुख्तलिफ मसाइल होंगे। पहला मसला तो ये है कि जो बैक्टीरिया तो इस एंटीबायोटिक के खिलाफ मदाफ़त हासिल कर चुका, इसके अलावा बाकी बैक्टीरिया मर जाएंगे, तो इस मदाफ़त वाले बैक्टीरिया का कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा और इससे ग्रो करने में ज़्यादा आसानी होगी। अगर ज़्यादा एडवांस एंटीबायोटिक दी गई तो मुमकिन है कि वह बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंट बना ले, और इस तरह जो एंटीबायोटिक आगे जाकर ज़्यादा ख़तरनाक इन्फेक्शन के काम आ सकती थी, वो एक मामूली सी इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होकर इस बैक्टीरिया को अपने ख़िलाफ़ तैयार कर चुकी होगी। इसके अलावा हमारी खुराक में प्रिजर्वेटिव्स के नाम पर भी कुछ एंटीबायोटिक मिलाई जाती है, या फिर जानवरों को हम खुराक के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन्हें भी एंटीबायोटिक दी जाती है।
इन अवामिल से भी हमारा जिस्म और इसमें मौजूद बैक्टीरिया इन एंटीबायोटिक से एक्सपोज हो रहे हैं और इनके खिलाफ मदाफ़त हासिल कर लें। लेकिन इन बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंट बनाकर इनसे बचता कैसे है? असल में एंटीबायोटिक में बैक्टीरिया में कुछ ऐसी खसूसियात है जिससे कि वह एंटीबायोटिक को नकारा कर देता है। जैसे कि वह एंटीबायोटिक को अपने सेल में दाखिल ही नहीं, या अगर दाखिल होगी तो इसे बाहर निकालने का तरीका बना लेता है या ऐसे केमिकल बना लेता है जो एंटीबायोटिक को नकारा कर देते हैं। यह बैक्टीरिया की जिस हिस्से पर एंटीबायोटिक ने असर करना होता है इस हिस्से में तब्दीली पैदा करता है। इनमें से एक तरीका है बैक्टीरिया को मुख्तलिफ किस्म की बहुत सारी एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंट बना देता है। यूँ एक सिलसिला चलता आ रहा है, हम कोई एंटीबायोटिक बनाते हैं, कुछ सालों में बैक्टीरिया इसके खिलाफ रेजिस्टेंट बना लेते हैं और हम इस बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक ले आते हैं जिसके इस्तेमाल में होने वाली कोताहियों की वजह से बैक्टीरिया इससे भी रेजिस्टेंट हो जाता है और मज़ीद फैलता जाता है। ऐसे ही एक बैक्टीरिया की किस्म मार्स है, यानी मार्स, जो कि ज़्यादातर एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंट हो चुका है और मुख्तलिफ इन्फेक्शन कर सकता है। हमारे मुल्क में इस मामले पर कोई ख़ास तवज्जो नज़र नहीं आती। डेवलप ममालिक और अच्छे अस्पतालों में एंटीबायोटिक के इस्तेमाल पर काफ़ी कंट्रोल किया जाता है, खासकर जदीद लेवल के एंटीबायोटिक के लिए। ज़रूरत इस अमल की है कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल दुरुस्त तरीके से किया जाए और साथ ही बैक्टीरिया से निपटने के कुछ और तरीके निकाले जाएँ।